हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द सेशन। एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं बैंकिंग फाउंडेशन बैच में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं मैथ्स की फाउंडेशन क्लासेस को, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो। और आपको पता है कि इस सीरीज में बहुत ही शानदार तरीके से जो हम लोगों का डिस्कशन है वो चल रहा है। और आज उसी क्रम में अगर बात की जाए तो आज उसी क्रम में हम लोग बच्चा डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन को जो आधारित है हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न पे। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है और कल भी हम लोगों ने टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जहां पर कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। अब आज जो बाकी बचे हुए एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे और उसके बाद कल से स्टार्ट होगा आपका नया टाइप, जो कि होगा टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 होगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो पॉपुलेशन पे बेस्ड हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई अभी तक इस सेशन में जुड़ चुके हैं, और फटाफट से एक बार इस सेशन को सभी लोग शेयर भी कर देंगे ताकि और भी जो आपके साथी हैं वो इस सेशन से जो है वो जुड़ जाएं। और बहुत ही शानदार आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और आपको उनको समझने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। ना केवल हम लोग क्वेश्चन करेंगे बल्कि उनके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रैक्टिकली उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन यानी जो आज हम लोग करने वाले हैं या फिर इन पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उस किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 23। इससे पहले अगर हम लोग बच्चा बात करें, ठीक है, अगर इससे पहले हम लोग बात करें तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं 22 क्वेश्चन इस टाइप नंबर 2 से। तो ये जो हमारा टाइप बनेगा एग्जाम्पल नंबर 23, और देखना है कि 23 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, जल्दी से जानिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका आंसर करना स्टार्ट करना। थोड़ा सा अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चा तो थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, थोड़ा सा टफ नजर आएगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है बच्चा, पॉसिबल बनाना है, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं। देखो इन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन के लिए 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है किसके लिए, पास करने के लिए। यानी अगर किसी एग्जाम में आपको 40% नंबर जो है वो प्राप्त हो जाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, उस एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो ए है उसको 10% कम मार्क्स मिलते हैं किससे, फ्रॉम द पासिंग मार्क्स। इन्होंने कहा पासिंग मार्क्स। इससे अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, सभी बच्चे जल्दी ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने कहा कि ए को जो पासिंग मार्क्स थे उससे 10% क्या मिला, कम मिला। तो आपको पता है कि पासिंग मार्क्स कितने थे, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे जिससे आपको याद रहेगा। देखो पासिंग मार्क्स की अगर बच्चा हम लोग बात करें तो इन्होंने बताया कि जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं, वो है हमारे पास 40%। किसका, अगर मैं कहूं कि टोटल 100% हमारे मैक्सिमम मार्क्स है तो 100% का जब आप 40% निकालोगे तो क्या आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और 100% का 40% कितना आएगा, 40% ही आएगा। तो ये हो गए पासिंग मार्क्स। अगर हम लोग बात करें बच्चा ए की, कि ए के द्वारा प्राप्त मार्क्स कितने हैं, तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास 40% है, इस वैल्यू से आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू से आपको 10% कम करना है। क्या करना है, 10% कम करना है। तो अगर हम इस वैल्यू का 10% निकाले तो इस वैल्यू का 10% कितना आएगा, 4 आएगा। यानी अगर हम इससे 4 मार्क्स कम कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 4% आएगा। तो ए के द्वारा प्राप्त जो मार्क्स है वो कितने हो जाएंगे, 36% हो जाएंगे। ए के द्वारा प्राप्त मार्क्स कितने हो जाएंगे, 36%। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उन्होंने कहा कि ए गॉट 10% लेस मार्क्स फ्रॉम द पासिंग मार्क्स, ए को 10% कम मिलते हैं किससे, पासिंग मार्क्स से। अब आगे क्या कहा, आगे कहा कि जो बी है, बी को कितना प्राप्त होता है, वी गॉट 11 होल 1/9% लेस मार्क्स देन ए एंड सी। अब इस बात को ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो एक कंडीशन और उन्होंने दी है कि जो बी है, बी के बारे में बताया गया कि बी को ए प्लस सी, यानी कि ए और सी दोनों के द्वारा प्राप्त की गए मार्क्स से कितना, 11 सही 1/9% मार्क्स कम प्राप्त होता है। देखो 11 सही 1/9% की मैंने आपको भिन्न याद करने के लिए दी थी, आपको अच्छे से याद भी होगी। तो इसकी बच्चा जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/9। और 1/9 का मतलब क्या है कि अगर ए और सी को 9 प्राप्त हुआ होगा तो इन्होंने कहा कि बी को कम प्राप्त हुआ है। यानी कि देखो 1/9 फ्रैक्शन होगी तो 9 पर 1 कम, क्या होगा, 9 पर 1 कम। इसका मतलब अगर ए और सी को 9 प्राप्त हुए हैं तो बच्चा जो बी है
उसको कितना प्राप्त हुआ होगा, उसको 8 प्राप्त हुआ होगा। कितना प्राप्त हुआ होगा, 8 प्राप्त हुआ होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई, आप कहोगे हाँ। अब अगली कंडीशन पे आ जाते हैं। अगली कंडीशन में उन्होंने कहा कि जो सी है, सी गॉट 41 होल 3/17%। अब देखो इसको सॉल्व करना है, क्योंकि 41 सही 3/17% की फ्रैक्शन शायद आपको याद नहीं होगी, लेकिन अगर आपको 1/17 याद है, अगर आपको बच्चा 1/17 याद है, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता है कि 1/17 की फ्रैक्शन बच्चा कितनी होती है, 1/17 की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 5 सही 15/17। 5 सही 15/17 होती है। तो आप देखो 5 का लगभग में कितना गुना है, 8 गुना है। तो 8/17 आप ले सकते हो, लेकिन बेटर होगा, इससे आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा। तो बेटर ये होगा कि आप इसको सीधा सॉल्व करो। देखो 17 एकम 17 आएगा, हासिल कितनी आएगी, 1, और 17 चौको 68 और ये कितना हो जाएगा, 69। 69 में यहाँ पे यानी 697, इसमें बच्चा जब 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 700 आएगा। कितना आएगा, 700/17%। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 7/17%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7/17%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी दोनों को, अगर ए और बी दोनों को मिलते हैं 17 यूनिट वैल्यू, तो उन्होंने कहा कि जो सी है उसको क्या मिला, एक बार फिर से लेस कहा। इसका मतलब अगर ओरिजिनल को 17 मिला है तो ऊपर जो जिससे कंपैरिजन, जिसका कंपैरिजन हो रहा है उसको 7 कम मिलेगा। 17 पे जब आप 7 कम करोगे, तो बच्चा देखो इस पे क्या करना है, 17 पे आपको 7 कम करना है। तो 17 पे जब आप 7 कम करोगे तो वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, यहां पर वैल्यू आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी बच्चा, यहां पर 10 वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप देखें ये आपके पास यहां पर पूरा का पूरा डिटेल हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने कहा कि बताइए कि सी को कितना प्रतिशत मार्क्स मिला। अब देखें, अगर आपको बताना है कि सी को कितना प्रतिशत मार्क्स मिला, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि सी के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। अगर आपको ये पता लग जाएगा कि सी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो ये आप आसानी से बता सकते हो कि सी को कितना प्रतिशत मार्क्स मिलेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, रटना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना प्रतिशत मार्क्स मिले, आपकी परीक्षा होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कितना प्रतिशत मार्क्स मिला, तो ये बात आप कब बता पाते हो, जब आपको पता लग जाता है कि आपके एग्जाम में कितने, आपने जो परीक्षा दी थी उसमें कितना अंक आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं होता है कि आपको कितना अंक मिला, तो क्या कभी आप प्रतिशत बता पाते हो, नहीं। तो मैंने इसीलिए कहा कि सी के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत हम केवल और केवल तब बता सकते हैं जब हमें यह बात पता हो कि सी के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो सबसे पहला हमारा काम करना है हमें कि सी के द्वारा प्राप्त अंक निकालने हैं। अब देखो उसके लिए दिक्कत यह है कि यहां पर हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दी है जहां से हम सी के द्वारा प्राप्त अंकों पर पहुंच पाए। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच अगर आप देखें, देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, ए प्लस बी प्लस सी की मिलेगी। और कितनी आएगी बच्चा, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 9 और 8 कितना होगा, 17 होगा। 9 और 8 कितना होगा, 17। ये किसकी वैल्यू होगी, ए प्लस बी प्लस सी की होगी। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो यहां पे कितना आएगा, यहां पर वैल्यू आएगी 27। कितनी आएगी, 27। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसकी वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे सर ये भी ए बी सी की वैल्यू होगी। यानी ऊपर वाली वैल्यू ए बी सी के द्वारा प्राप्त अंकों की वैल्यू हुई और नीचे वाली वैल्यू भी ए बी सी के द्वारा प्राप्त अंकों की वैल्यू हुई। परीक्षा एक ही है, ए बी सी भी वही लोग हैं। तो बताओ क्या इनके द्वारा प्राप्त जो अंक है वो अलग अलग होंगे। फिर से मेरी बात को सुनना, यहां पर एबीसी बन रहा है और यहां पर भी एबीसी बन रहा है, यानी एबीसी 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। तो अगर इन्होंने परीक्षा दी है तो इनके द्वारा जो प्राप्त अंक होंगे वो यहां पर भी उतने ही होना चाहिए और यहां पर भी उतने ही होने चाहिए। मतलब दोनों जगह इनके अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इनके अंकों की संख्या अलग अलग होगी तो आप बताओ क्या ये अपना आंसर कर पाएंगे, ठीक है, या फिर क्या ये वैलिड बात होगी, आप कहोगे नहीं होगी। अगर एक ही परीक्षा है, एक ही कंडीशन है, तो इनके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो अब हमारा पहला काम होगा कि इनके अंकों की संख्या बराबर करी जाए। और मैंने आपको ये सिखाया हुआ है टाइप नंबर 1 में, जब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे तब। देखो कैसे करोगे, अगर हम पहले वाले में 27 का गुणा कर दें और दूसरे वाले में 17 का गुणा कर दें तो क्या इनके द्वारा जो प्राप्त संख्या है वो क्या बराबर हो जाएगी, आप कहोगे हाँ। तो अब आप देखो यहां पर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये पहला वाला नया रेशो। तो देखिए बी और ए और सी,
अगर हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो कितनी आएगी, 17 का 8 में करो या फिर सीधा सीधा पूरा पूरा निकाल लो। देखो इसको आपको नया रेशो भी निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो आप सीधा सीधा समझो। यहां से एक बात, अपना थोड़ा सा समय हम बचा सकते हैं। क्या हमें पता है कि 17 का 8 में गुणा करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, बी की, और सॉरी 27 का 8 में, और 17 का 10 में करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, सी की। और जब हमें बी और सी की मिल जाएगी तो हम किसकी निकाल लेंगे, ए की भी निकाल लेंगे। कैसे वो बताते हैं। देखो सबसे पहले 27 का 8 में गुणा करो तो कैसे आएगा, 8 7 56 का 6 हासिल कितनी आएगी, 5 आएगी, और 8 दूना 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आएगी, 216। और 17 का जब 10 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 170। तो देखिए हमारे पास यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 170 आ गई। कितनी आ गई बच्चा, 170। अब हमें निकालना है ए की वैल्यू। तो देखिए ए की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से भी हमारे पास ए की वैल्यू आ सकती है। कैसे, देखो अगर हम 17 का 17 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 289, यानी a प्लस बी की वैल्यू हुई 289, और इसमें से 216 हटा दो, यानी कि b की वैल्यू को हटा दो, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो किसकी होगी, तो आपको होगी a की। तो देखिए a की वैल्यू कितनी होगी, 1 और 7, यानी कि 71। तो a की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी, 71 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 71 आ जाएगी। बोलो ये बात कंफर्म होगी, आप कहोगे हाँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, देखो a b c क्या थे, a b और c जो हमारे पास वैल्यू थी ये थी a के द्वारा प्राप्त अंक, ये b के द्वारा प्राप्त अंक, और ये सी के द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, ये प्राप्त अंक है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये मार्क्स हैं। ये क्या है, ये इनके द्वारा प्राप्त मार्क्स हैं। बी के द्वारा प्राप्त मार्क्स, सी के द्वारा प्राप्त मार्क्स और ए के द्वारा प्राप्त मार्क्स। अब इन्होंने कहा था कि देखो ए के द्वारा प्राप्त मार्क्स का जो प्रतिशत है वो क्या है, 36% है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि 71 बराबर है 36% के, 71 बराबर है 36% के, और उन्होंने पूछा कि सी को प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो आप देखो सी को कितने नंबर मिले, 170, यानी कि हमें बताना है कि जो 170 है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो आप कहोगे सर 36% इंटू 170, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 71, अपॉन में कितना आ जाएगा, 71 यहां पर आ जाएगा। तो देखो प्रतिशत को तो आपको छेड़ना नहीं है, केवल बाकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो मैं प्रतिशत यहां से हटा देता हूं और लास्ट में यहां पे लगा देता हूं, इससे कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। केवल ये जो यहां पर बाकी वैल्यू है, यानी जो केवल आपको इतनी वैल्यू नजर आ रही है, इस वैल्यू को बच्चा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, आंसर। सो फटाफट से इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, आज के बच्चे जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा टफ होंगे। मैं पहले बता चुका था कि जब पहला सेशन होता है तो थोड़ी सी चीजें आसान होती हैं। जब पहला सेशन होता है तो थोड़ी सी चीजें क्या होती है, आसान होती है। लेकिन जब हम लोग दूसरे सेशन में पहुंचते हैं तो थोड़ी सी चीजें क्या हो जाती है, वहां पे बच्चा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर वैल्यू आपको मिलेगी लगभग में कितना, 86%। लगभग में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 86% आएगी, और जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दीज, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ई है, ये हमारे यहाँ पे बच्चा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको एक एक चीज यहां पर समझाई है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे ए बी सी के मार्क्स क्यों निकाले, क्योंकि जब तक हमें किसी के मार्क्स पता नहीं होते हैं तब तक हम ये नहीं बता सकते कि उनका प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब ए का उन्होंने प्रतिशत दिया था, बाकी किसी का भी प्रतिशत नहीं दिया था, लेकिन हमें पता था कि ए के मार्क्स कितने हैं, 71। इसका मतलब हमें पता लगा कि 71 बराबर है कितने के, 36% के। तो हमने पता कर लिया कि जो 170 है ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो वो बराबर आ रहा है कितने के, लगभग में आ रहा है। ध्यान रखना ये अप्रोक्स में होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। ये जो मैंने यहाँ पे 86 लिखा है ये लगभग में लिखा है, एग्जैक्ट में नहीं लिखा है, यानी पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू और आ सकती है। ठीक है, चलो सो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है, सो अगला जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में बहुत बार आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बैंकिंग वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट में तो और ज्यादा, इस क्वेश्चन पे बेस्ड और ज्यादा क्वेश्चन स्टेट लेवल एग्जाम से आते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं जितने भी आपके यूपी में एग्जाम होते हैं उसमें वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है।
और ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये बेस्ड है किस पे, वेन डायग्राम पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इस पर आधारित 4 क्वेश्चन हम लोगों के पास हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 हमें करने हैं। इन्होंने कहा कि एक परीक्षा में 33% विद्यार्थी फेल होते हैं किसमें, हिंदी में। 33% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 24% विद्यार्थी फेल होते हैं किसमें, इंग्लिश में, और 17% विद्यार्थी इन्होंने कहा कि हिंदी में भी फेल होते हैं और इंग्लिश में भी फेल होते हैं। हिंदी में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी फेल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डेटा को मैं आपको एक बार नोट डाउन कर देता हूं। यहाँ पे देखें, हिंदी में फेल होने वालों की जो संख्या है, अगर हम उसकी बात करें तो हिंदी में फेल होने वालों की संख्या है 33%। इंग्लिश में फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 24% है। और अगर यहां पे मैं बात करूं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले की, तो इनका जो संख्या है वो कितना है, 17% है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे लैंग्वेज को बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर लैंग्वेज 2 तरीके से होगी। जैसे पहले स्टेटमेंट को अगर मैं पढ़ूं तो 2 तरीके से मिलेगी। कैसे, इन एन एग्जामिनेशन ओनली 33% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, या तो ये लिखा होगा ओनली 33% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, यानी कि केवल 33% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, या तो ये लिखा होगा, या फिर ओनली नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, 33% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, क्योंकि जब तक आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए मान लीजिए एक कक्षा है, एक क्लास है, और क्लास में आपने कोई टेस्ट लिया, ठीक है, आपने टेस्ट लिया हिंदी का और टेस्ट लिया किसका, इंग्लिश का। इंग्लिश का टेस्ट लिया है, हिंदी का टेस्ट लिया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हैं, तो जब आप क्लास में काउंट करने जाओगे, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लास में कितने तरीके के बच्चे होंगे। अगर 2 विषयों का टेस्ट हुआ है, यानी हिंदी का टेस्ट हुआ है, इंग्लिश का टेस्ट हुआ है, तो कितने प्रकार के विद्यार्थी क्लास में हो सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये सोचो। तो मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सोचना। ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो केवल हिंदी में फेल हो, ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो केवल हिंदी में फेल हो। केवल हिंदी में फेल होने का मतलब ऐसे विद्यार्थी जो अंग्रेजी में क्या हो, पास हो, यानी कि फेल्ड इन ओनली हिंदी और फेल्ड इन ओनली इंग्लिश। ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हो, ठीक है। या फिर हम एक बार में अगर इस दोनों बातों को एक बार में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो केवल एक विषय में फेल हो, हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जो पास्ड हो केवल एक सब्जेक्ट में, हु पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। 2 प्रकार के विद्यार्थी हो गए, फेल्ड इन ओनली वन और पास्ड इन ओनली वन। तीसरे प्रकार के विद्यार्थी कौन कौन से होंगे, ऐसे विद्यार्थी जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। ये तीसरी कैटेगरी बनेगी, पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। और चौथी कैटेगरी फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ध्यान से समझना, इसको रटने वाली बात नहीं है कि किसी बुक्स में लिखी नहीं मिलेगी, इसको आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। मैंने कहा कि 2 विषयों का टेस्ट हुआ, हिंदी का और इंग्लिश का, तो केवल 4 तरीके के विद्यार्थी होंगे। पहले वे जो केवल एक विषय में फेल होंगे, दूसरे वे जो केवल एक विषय में पास होंगे, तीसरे वे जो दोनों विषयों में पास होंगे, और चौथे वे जो दोनों में क्या होंगे, फेल होंगे। 4 के अलावा कोई सा भी 5वां पार्ट नहीं बन सकता है। अब मैंने आपसे कहा कि जाओ कक्षा में पता करके बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हैं। मैंने कहा जाओ पता करो, काउंट करो कितने बच्चे हिंदी में फेल हैं। जब आप हिंदी में फेल काउंट करने जाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि जाके पता करो कितने लोग हिंदी में फेल हैं, तो सबसे पहले आपको यह बताना है ऐसे विद्यार्थी जो केवल हिंदी में फेल थे, आप उन्हें हिंदी फेल वालों में काउंट करोगे या नहीं करोगे। पहला क्वेश्चन है मेरा। ऐसे विद्यार्थी जो केवल हिंदी में फेल हैं, अगर आप हिंदी फेल काउंट करने जा रहे हो, तो ऐसे विद्यार्थी जो केवल हिंदी में फेल है, हिंदी का मतलब हिंदी के अलावा बाकी किसी भी सब्जेक्ट में वो फेल नहीं है, केवल हिंदी में फेल हैं, तो उनको आप हिंदी फेल में काउंट करोगे या नहीं करोगे? आपका उत्तर होगा यस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डन। अब मैं अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी में तो फेल हैं ही,
लेकिन वो अदर सब्जेक्ट में भी फेल है। हिंदी के साथ साथ अगर कोई विद्यार्थी दूसरे सब्जेक्ट में फेल है तो वो हिंदी में फेल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आप कहोगे सर माना जाएगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और जब माना जाएगा तो इसका मतलब आप उसको भी हिंदी फेल वालों में काउंट करोगे। और जब आप हमें बताओगे कि हिंदी में इतने फेल हैं, तो बताओ उसमें दो प्रकार के विद्यार्थी होंगे कि नहीं होंगे? कौन कौन से होंगे? एक तो वे होंगे जो केवल हिंदी में फेल थे, और दूसरे वे होंगे जो हिंदी के साथ साथ अदर विषय में भी फेल थे। होंगे कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि बच्चा जाओ और काउंट करो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हैं, अगर मैं आपसे कहता फाइंड आउट द कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन ओनली हिंदी, जो केवल हिंदी में फेल हैं उनको काउंट करिए, तो जब आप जाते और काउंट करके मेरे को बताते कि सर इतने लोग केवल हिंदी में फेल हैं, तो क्या उनमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा होता जो हिंदी के साथ साथ किसी दूसरे विषय में भी फेल था? आपका उत्तर होगा नो, क्योंकि मैंने साफ साफ कहा ओनली हिंदी। तो इनिशियल में मैंने आपको यही बताया कि बच्चा जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसमें दो तरीके की लैंग्वेज होगी। क्या? या तो वो लिखेंगे ओनली 33% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, या फिर वो लिखेंगे 33% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। तो दोनों का मतलब क्या है? अगर ऐसा लिखा उन्होंने कि फेल्ड इन हिंदी 33% है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इसमें दो तरीके के लोग हैं। क्या है? इसमें दो तरीके के लोग हैं। कौन कौन सा? पहले तो वे जो ओनली हिंदी में फेल हैं, पहले तो वे हैं जो हिंदी में ओनली हिंदी में फेल हैं, और दूसरे वे हैं जो मोर देन हिंदी में फेल हैं। दूसरे कौन है? दूसरे वे हैं जो मोर देन हिंदी में फेल हैं। ऐसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो अब यहां पे भी आप समझ गए होंगे कि अगर उन्होंने कहा कि इंग्लिश में 24% विद्यार्थी फेल हैं, इसका मतलब इसमें दो तरीके के व्यक्ति होंगे, बच्चे होंगे। एक तो जो वे जो ओनली इंग्लिश में फेल होंगे, और दूसरे वे जो मोर देन इंग्लिश में फेल होंगे। जो क्या होंगे? मोर देन इंग्लिश में फेल होंगे। और मैंने आपको ये बहुत प्रैक्टिकली बताया है, रटने वाली बात नहीं बताई। अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन किया है तो बच्चा इस सेशन को दोबारा देखना और इस बात को समझना जरूर कि मैंने ये बात आपको किस तरीके से लिखी है, क्योंकि ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है? सो मोर देन इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, मोर देन हिंदी, ओनली हिंदी, ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चा? यहां पर समझनी पड़ेगी, ये बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। रटा तो बहुत बार होगा, रटा बहुत बार होगा, लेकिन समझोगे पहली बार, ये गारंटी है मेरी। ठीक है? रटने के लिए अगर मुझे बताना होता तो मैं अभी तक इस क्वेश्चन को 4 बार खत्म कर चुका होता, लेकिन रटने के लिए नहीं बताना। मैं चाहता हूं कि इसको आप ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का है कभी गलत ना हो, और आपको प्रैक्टिकली पता भी हो कि आपने जो भी काम किया वो क्यों किया। ठीक है? तो यहां पर अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं मोर देन हिंदी की बात करूं तो मोर देन हिंदी का मतलब क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अगर मैं मोर देन इंग्लिश की बात करूं तो उसका मतलब भी क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो प्रैक्टिकली आप इसको समझ सकते हो कि ये जो 33% है, इसमें ये 17% ऑलरेडी क्या है? इंक्लूड है, और ये जो 24% है इसमें भी ऑलरेडी ये 17% क्या है? इंक्लूड है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम 33% से 17% को निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ओनली हिंदी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ओनली हिंदी मिल जाएगा। और अगर हम इस 24% से 17% को निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ओनली इंग्लिश मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ। इसी बात को मैं अब आपको समझाता हूं वेन डायग्राम से। कहां से समझते हैं बच्चे इसको? इसी चीज को हम अपने वेन डायग्राम से समझते हैं। समझना ध्यान से। देखें, ये मान लीजिए मैंने पहला जो सर्किल बना दिया वो किसका बना दिया? हिंदी का सर्किल बना दिया। और दूसरा जो मैंने सर्किल बनाया ये बना दिया बच्चा इंग्लिश का। किसका सर्किल बना दिया? इंग्लिश का। और यहां पर देखिए ये जो कॉमन आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये जो रीजन है ये किसका है? ये ऐसा है जो हिंदी का भी है और इंग्लिश का भी है। ये रीजन किसका है? ये हिंदी का भी है और बच्चा इंग्लिश का भी है। ठीक है? अब आप देखो, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर कोई वैल्यू देखो इस रीजन में आ रही है, अगर कोई वैल्यू इस रीजन में आ रही है तो आप बताओ वो वैल्यू हिंदी में होगी? आप कहेंगे हाँ होगी। क्या वो वैल्यू इंग्लिश में होगी? आप कहोगे नहीं होगी। ये जो नीले कलर से मैंने यहां पे शेडेड किया है, अगर बच्चा इस रीजन में कोई भी वैल्यू आएगी तो वो किसकी वैल्यू कहलाएगी? वो केवल और केवल हिंदी की वैल्यू कहलाएगी। ऐसी देखो, ये जो मैं पिंक से कर रहा हूं, अगर इस वाले क्षेत्र में कोई वैल्यू आएगी तो क्या वो वैल्यू हिंदी की होगी? आप कहोगे नहीं। यहां पर आने वाली वैल्यू जो होगी वो केवल और केवल किसकी होगी? इंग्लिश की होगी। अरे बच्चा, तुम लोग कई बार कहते हो ना, केवल तुम मेरी हो।
आप सिर्फ मेरी हो, कई बार बोलते हो ना तुम सिर्फ मेरी हो या आप सिर्फ मेरी हो, यू आर ओनली माइन बोलते हो ना अंग्रेजी में। तो जब आप ये बात कहते हो ना कि तुम केवल मेरी हो, इसका मतलब तुम किसी और की नहीं हो सकती या नहीं हो सकते। ठीक है, तुम मेरे हो, अरे भाई गाना भी है, तुम मेरे हो हर पल मेरे हो, है ना, शायद फिर ये आलम ना रहे। तो ऐसे ही ये ही बात है यहां पे कि अगर आपने कहा कि ओनली हिंदी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी, इसका मतलब फिर वो हिंदी के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने आपको यहां पे समझाया कि ओनली हिंदी का मतलब किस क्षेत्र में आएगी, ओनली इंग्लिश का मतलब किस क्षेत्र में आएगी। और अगर मैं कहूंगा कि हिंदी, अगर मैं कहूं तुम मेरी हो, देखो सिर्फ नहीं लगाया मैंने, अगर कभी भी आप ये प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई आपसे कहे कि तुम मेरी हो, इसका मतलब कोई और भी उसकी हो सकती है, ठीक है, या हो सकता है। लेकिन जब कहोगे तुम सिर्फ मेरी हो, तो वो पोजीशन हो गया, पोजीशन का मतलब आपका उस पर अधिकार हो गया, फिर वो और किसी का नहीं है। तो यहां पे जब मैं हिंदी की बात करूंगा, देखिए हिंदी का मतलब क्या होगा, हिंदी का मतलब होगा ये पूरा सर्किल। हिंदी का मतलब क्या होगा, ये पूरा सर्किल होगा बच्चा, हिंदी का मतलब ये पूरा सर्किल। और इस सर्किल में दो तरीके की वैल्यू आती है, जो केवल और केवल हिंदी की है और जो हिंदी के साथ साथ किसी और की भी है। देखो ये वाला जो रीजन है, जो रेड लाइन से मैंने शेडेड किया है, ये कौन सा रीजन है, हिंदी के साथ साथ किसी और का भी ये हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही ये इंग्लिश के साथ साथ किसी और का भी हो चुका है। लेकिन पिंक वाला क्षेत्र वो है जो केवल अंग्रेजी का है, और ब्लू वाला क्षेत्र वो है जो केवल और केवल हिंदी का है। तो मैंने डायग्राम के माध्यम से भी आपको सेम चीज समझा दी, और बिना डायग्राम के माध्यम से भी सेम चीजें समझा दी, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। अब हमें करना है क्वेश्चन, तो जल्दी से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। तो देखें, अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर हमें किस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं और जल्दी से इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप हमेशा मोस्ट कॉमन वैल्यू से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। जितनी भी बातें मैंने बताई, अगर बच्चा कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो टेंशन फ्री रहना। बस एक बात ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कहां से सॉल्व करेंगे, लास्ट से, यानी मोस्ट कॉमन वैल्यू। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, ये है। तो यहां पर मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया, 17। अब अगली वैल्यू किसकी है, इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश का मतलब इंग्लिश का सर्किल। तो इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश का गोला है, जो इंग्लिश का गोला है उसमें वैल्यू कितनी आनी है, 24 आनी है। कितनी आनी है, 24। और कितनी आ चुकी है बच्चा, 17 आ चुकी है बच्चा। कितना आ चुकी है, 17 आ चुकी है। मतलब बच्चा कितनी और बाकी है, तो आप कहोगे सर 8 और बाकी है। कितनी और बाकी है, आप कहोगे 8, सॉरी 8 नहीं 7 होगा, है ना, 8 नहीं हुआ बच्चा, 7 होगा। कितनी और बाकी है, तो आप कहोगे सर 7% और बाकी है। इतनी बात समझ में आ गई, आप कहोगे हाँ। अब देखो आ जाते अगली वैल्यू किसकी है, हिंदी की। इन्होंने कहा हिंदी का जो टोटल सर्किल है उसमें वैल्यू कितनी आनी है, उसमें वैल्यू आनी है 33। और कितनी आ चुकी है, 17 आ चुकी है। इसका मतलब कितनी और बाकी है, तो आप कहोगे सर 16 और बाकी है। कितनी बाकी है, 16 और बाकी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये 16% क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 16% क्या है, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू है ओनली हिंदी की। किसकी वैल्यू है, ओनली हिंदी की। देखो अब अंतर समझना, अभी तक आपकी जिंदगी में हिंदी और ओनली हिंदी एक ही होती थी। अभी तक आपकी जिंदगी में हिंदी और ओनली हिंदी एक ही था, लेकिन आज से दोनों का मतलब बदल जाएगा। हिंदी का मतलब कुछ और होगा और ओनली हिंदी का मतलब कुछ और होगा। तुम मेरी हो, इसका मतलब कुछ और होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, इसका मतलब कुछ और होगा। तो आज से सोच समझ के बोलना, और जिससे भी जो बोल रहा हो वो भी सोच समझ के समझना। तुम मेरी हो या मेरे हो, इसका मतलब दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कहे तुम सिर्फ मेरी हो या मेरा हो, इसका मतलब और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो बच्चा ये आपको बात समझनी है। ऐसे ये जो 7% की वैल्यू है, ये किसकी हो गई, ये होगी ओनली इंग्लिश की। ये किसकी हो गई, ओनली इंग्लिश की होगी। अगर मैं कहूं इंग्लिश में कितना है, तो आप कहोगे 17 + 7 यानी कि 24%। 17 + 7 यानी कि 24%। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं ओनली इंग्लिश में कितना है, तो आप कहेंगे 7%। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हिंदी में कितना है, तो आप कहेंगे सर 16 + 17 यानी कि 33%। लेकिन अगर मैं पूछूंगा ओनली हिंदी में कितना है, तो आपका उत्तर होगा 16%। ये सारा का सारा जो डेटा है वो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ही जो चारों ये क्वेश्चन है, इनका उत्तर हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाला डेटा हटा देता हूं, क्योंकि केवल हमें वेन डायग्राम का यूज करना है अपने क्वेश्चंस के आंसर निकालने के लिए। तो ऊपर वाला जो सारा का सारा डेटा है वो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। उस डेटा को मैंने हटा दिया।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ए है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग यहां पे निकालते हैं। देखो क्या कहा गया पहले क्वेश्चन में, इन्होंने कहा कि उनका प्रतिशत बताओ जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं। ओनली वन सब्जेक्ट, देखो साफ साफ लिखा है यहां पे, ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक विषय, लेकिन विषय का नाम नहीं लिया। अगर वो कहते ओनली इंग्लिश तो हमारा उत्तर कितना हो जाता, 7%। अगर वो कहते ओनली हिंदी तो हमारा उत्तर कितना हो जाता, 16%। लेकिन उन्होंने कहा ओनली वन सब्जेक्ट, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा 16% प्लस 7%। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बच्चा कितना आएगा, हमारा उत्तर आएगा 23%। कितना आएगा, 23%। यानी कि केवल एक विषय में जो फेल होने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या हो गई 23%। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी। उस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फिर आंसर करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा, दूसरे क्वेश्चन में कहा हु पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक विषय में पास होने वाले लोग। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है। उन्होंने कहा क्या बताना है, हमें बताना है पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं जिसने हिंदी का टेस्ट दिया और इंग्लिश का टेस्ट दिया। जब मैं रिजल्ट लेने पहुंचा, गुरुजी ने मेरे को बताया कि बच्चा आप केवल हिंदी में फेल हो। क्या कहा उसने, टीचर ने मेरे कहा कि बच्चा आप केवल हिंदी में फेल हो। जब वो कहेंगे यू आर फेल्ड इन ओनली हिंदी, तो एक बात ऐसी होगी जो मैं अपने आप समझ जाऊंगा। वो कौन सी बात होगी, वो बात होगी कि अगर मैं केवल हिंदी में फेल हूं तो मुझे खुशी होगी कि चलो अंग्रेजी में तो पास हूं। उन्होंने कहा यू आर फेल्ड इन ओनली हिंदी, तो मैं कंफर्मेशन 100% श्योर हो गया कि मैं इंग्लिश में क्या हूं, पास हूं। लेकिन अगर वो कहते बच्चा आप हिंदी में फेल हो, ओनली नहीं लगाते, वो कहते बच्चा आप हिंदी में फेल हो, तो क्या मैं ये 100% श्योर हो पाता कि मैं अंग्रेजी में पास हूं या फेल, आप कहोगे नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा यू आर फेल्ड इन ओनली हिंदी, मैं 100% श्योर हो गया कि मैं अंग्रेजी में क्या हूं, पास हूं। इस बात से मैंने क्या सीखा, इस बात से आपने क्या सीखा, एक ही बात सीखी कि अगर मैं केवल एक विषय में फेल हूं तो मैं ही वो व्यक्ति हूं जो केवल एक विषय में पास भी हूं। लेकिन मेरा पास होने वाला विषय अलग है। अगर मैं केवल हिंदी में फेल हूं तो मेरा पास होने वाला विषय क्या होगा, अंग्रेजी होगा। और अगर मैं केवल अंग्रेजी में फेल हूं तो मेरा पास होने वाला विषय क्या होगा, हिंदी होगा। लेकिन मैं व्यक्ति एक ही हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जो केवल एक में फेल होने वाले होंगे वही एक में पास होने वाले भी होंगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, फेल्ड इन ओनली वन और पास्ड इन ओनली वन, इनकी संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। बस बात क्या है, अगर ये मेरे जैसे 16 लोग यहां पर केवल हिंदी में फेल हैं, अगर 16 लोग केवल हिंदी में फेल हैं तो यही 16 लोग अंग्रेजी में क्या होंगे बच्चा, पास होंगे। यही 16 लोग अंग्रेजी में क्या होंगे, पास। और अगर ये केवल 7% लोग अंग्रेजी में फेल हैं तो यही 7% लोग हिंदी में क्या होंगे, पास होंगे। हिंदी में क्या होंगे, पास होंगे। तो देखिए केवल क्रम बदलेगा लेकिन टोटल वैल्यू उतनी ही रहेगी। मतलब जो फेल्ड इन ओनली वन होते हैं वही पास्ड इन ओनली वन होते हैं। मैं अगर केवल एक विषय में फेल हूं तो मैं ही वो व्यक्ति हूंगा जो केवल एक विषय में क्या रहूंगा, पास। मतलब मैं व्यक्ति सेम हूं तो मेरी काउंटिंग समान रहेगी। और मैंने कहा मेरे जैसे यहाँ पे कितने लोग थे, 16 थे, तो ये 16 ऐसे थे जो केवल हिंदी में फेल थे। इसका मतलब ये 16 की 16 अंग्रेजी में क्या होंगे, पास होंगे। ऐसे ही यहां पर 7 लोग थे जो केवल अंग्रेजी में फेल थे, तो ये 7 के साथ हिंदी में क्या होंगे, पास होंगे। तो भैया ये मैंने यहां पे निकाल दिया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इन चारों क्वेश्चन में कौन है, तो वो है एग्जाम्पल नंबर सी, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस वाले टाइप में। क्या पूछा, हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। देखो इन्होंने कहा कि दोनों विषयों में पास होने वाले व्यक्ति बताओ या नंबर बताओ, उनका स्टूडेंट का नंबर बताओ, ऐसे नंबर, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों विषयों में क्या हुए हो, पास हुए हो। तो ध्यान से समझना, मैं इन दोनों को हटा रहा हूं क्योंकि ये दोनों आप समझ गए हो अच्छे से, नोट डाउन भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब मैं तीसरा समझाता हूं आपको, सी वाला, इसको समझो जरा ध्यान से। जब भी कभी हमें ये निकालना हो पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट या फिर हमें निकालना हो फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देखो यहां पे फेल्ड इन बोथ दिया था तो सिंपल सी बात है, फेल्ड तो पूछेगा नहीं, पास्ड ही पूछेगा। और अगर पास्ड दिया होता तो क्या पूछा होता, फेल्ड पूछा होता। तो जब भी हमसे पास्ड इन बोथ पूछा जाएगा, सबसे पहले बच्चा हम टोटल फेल निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल फेल निकालेंगे।
तो टोटल फेल हम निकालते हैं। मैं ये भी बताऊंगा क्यों निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल फेल निकालते हैं, टोटल फेल निकालते हैं। तो देखिए हिंदी में कितने लोग फेल हुए, तो आप कहोगे सर 16%। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो आप कहोगे सर 7%। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में कितने फेल हुए, तो आप कहोगे सर 17%। इन सभी को सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। तो देखें 16 में जब 7 जुड़ेगा, 16 में क्या होगा, 16 में बच्चा जब 7 जुड़ेगा तो कितनी वैल्यू आएगी, सबसे पहले तो आप ये बताओ। तो आप कहोगे सर 16 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। और 24 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 24 में अगर 7 जोड़ेंगे, सॉरी 16 और 7 कितना हुआ, 16 में जब 7 जोड़ा तो 24 हुआ। 24 में हमें क्या जोड़ना है, 17। या फिर ऐसे समझ लो कि 24, ऐसे समझ सकते हो कि 16 और 17 इन दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 33। और 33 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 7 23, 23 और 17 40। या तो ऐसे जोड़ लो या फिर ऐसे जोड़ लो कि 16 और 17 33, और 33 में 7 जुड़ेगा तो कितना, 40। तो कहीं से भी ऐड कर लीजिए बच्चा, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 40% आएगी। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40% आ जाएगी। फिर से सुनना, 16 प्लस 7 कितना होगा, 16 4 20 और 3 कितना, 23। तो ये हो जाएगा 23, 23 में 17 जुड़ेगा 40। या पैसे जोड़ लो कि 16 और 17 कितना, 16 17 33, 33 और 7 कितना, 40। तो 40% हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, जो कि क्या होंगे, टोटल फेल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ पास कितने होंगे, अगर मैं आपसे यहाँ पे पास पूछूं तो आप कहोगे सर 100% से माइनस कर दो 40% को, जो हमारे पास पास आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 60% लोग आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 60%। लेकिन ये कौन से पास होंगे, ध्यान रखना, ये होंगे बोथ सब्जेक्ट पास। ये पास जो आएंगे वो कौन से होंगे, बोथ सब्जेक्ट। क्यों, वो समझ लो। देखिए अभी मैंने आपको बताया था इनिशियल में कि जब 2 विषयों का टेस्ट होता है तो केवल 4 तरीके के लोग होते हैं। कौन कौन से, फेल्ड इन ओनली वन, पास्ड इन ओनली वन, फेल्ड इन बोथ, पास्ड इन बोथ, यही 4 लोग बताए थे। तो आप देखो जो मैंने यहां पे मार्क किया, केवल ये लोग, किन 2 लोगों को बता रहे हैं, ये 2 लोग फेल्ड इन ओनली वन और पास्ड इन ओनली वन, केवल इन दोनों कैटेगरी में आ जाएंगी। ये फेल्ड इन ओनली वन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पास्ड इन ओनली वन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये किसको कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फेल्ड इन बोथ। तो देखिए 100% में 4 तरीके के लोग थे, फेल्ड इन ओनली वन, पास्ड इन ओनली वन, फेल्ड इन बोथ, पास्ड इन बोथ। और मैंने 100% से 3 तरीके के लोगों को निकाल दिया। कौन कौन से 3 तरीके के लोग, जो केवल एक विषय में फेल थे, जो केवल एक विषय में पास थे, या फिर जो दोनों में क्या थे, फेल थे। तो ये 3 तरीके के लोग निकाल दिए, तो केवल हमारे पास चौथे प्रकार का आदमी बचेगा। और चौथे प्रकार का आदमी कौन है, जो दोनों विषयों में क्या हुआ है, पास हुआ है। बोथ सब्जेक्ट, ये पास तो होंगे लेकिन कौन से वाले होंगे, बोथ सब्जेक्ट होंगे। और क्वेश्चन के कैलकुलेशन को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्यों ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसी वजह से पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे काम आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है। थोड़ा सा काम क्या करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है। और अब हम लोग पहुंचेंगे किस पे, डीबी नंबर के क्वेश्चन पे, यानी कि 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। मैं हटा रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब चौथा समझते हैं। देखो चौथे में क्या कहा, चौथे में इन्होंने कहा हु पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो कम से कम एक विषय में पास हुए हों। देखो कम से कम एक का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है एक या एक से अधिक विषयों में पास होने वाले लोग, एक या एक से अधिक विषयों में पास होने वाले लोग। तो आपको पता है कि एक विषय में पास होने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, 16%, सॉरी 7% प्लस 16%। ये केवल एक विषय में पास होने वाले हैं। और एक से अधिक में पास मतलब 2 विषयों में पास होने वाले। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था कि दोनों विषयों में पास होने वाले लोग कितने हैं, ये हैं। तो ये जो पूरी संख्या है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 पास, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पास, यानी कम से कम एक विषय में पास होने वाले लोग, कम से कम एक विषय में पास होने वाले लोग, कम से कम एक विषय में पास। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली मतलब समझिएगा, कम से कम एक विषय में पास का मतलब होता है एक या एक से अधिक विषय में पास होने वाले लोग। तो इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो बच्चा इनकी संख्या कितनी आएगी, इनकी संख्या आ जाएगी 83%। कितनी आ जाएगी, 83%। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे के पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम सा कर दिया। एक एक चीज आपको
स्प्लिट करके बता दी है। जितने तरीके के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारे बता दिए हैं। तो अब आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इस पर आधारित होंगे, यानी इसी जैसे होंगे, उनको हम लोग करने का प्रयास करेंगे और जो भी उसमें पूछा गया होगा उनके हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 25वां नंबर का क्वेश्चन होगा। इसको हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, पढ़ते हैं और फिर आंसर करेंगे। जो जो हमारे पास दिया होगा वेन डायग्राम हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, बना लेते हैं, क्योंकि पता है आगे वाला जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड मैंने रखा है। तो देखिए क्या कहा, एक परीक्षा में 52% स्टूडेंट अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में फेल हुए। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे देखे जो पहला हमारे पास सर्किल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा बच्चा, इंग्लिश को। और दूसरा वाला जो सर्किल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ पे लिख दी है हमने, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अब इन्होंने बताया कि 17% दोनों में फेल हुए हैं, तो आपको पता है कि ये 17 हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो 17 हमने सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 52% फेल हुए हैं अंग्रेजी में। तो देखिए अगर हम 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, टोटल अंग्रेजी में कितना आ रहा है 52, तो 52 से हमें 17 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 52 से 12 हटा दो, 40 बचा, और 5 और हटा दो तो कितना, यहाँ पे 35। यहाँ पे बच्चा कितना आ जाएगा, 35%। इसका मतलब ओनली इंग्लिश वाले हो गए 35। इन्होंने कहा कि गणित में 42% है, तो भैया गणित का हम लोग देख लेते हैं। देखो 17 यहां पर ऑलरेडी हो चुका है, 42 से क्या करो, 17 हटा दो, 42 से 17 हटा दो, तो 42 से 12 गया कितना, 10 बचा, 5 और हटा दो, सॉरी 30 बचा, 5 और हटा दो तो 25। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू बची कितनी, 25%। यहां पर हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 25%। तो ये सारे फेल हैं, ये सारे क्या है, फेल। और हमें निकालना क्या है, इन्होंने कहा बोथ सब्जेक्ट पास। तो देखिए मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर हमें बोथ सब्जेक्ट पास निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, हमें टोटल फेल निकालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, टोटल फेल निकालने पड़ेंगे। तो बच्चा टोटल फेल निकाल लेते हैं, 35% प्लस 25% और प्लस में 17%। अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, टोटल फेल। और टोटल फेल को अगर हम टोटल से घटा देते हैं तो हमें 5% मिलता है, उनके इनका बोथ पास। कौन से पास मिलेंगे, बोथ पास मिलेंगे। तो देखो 35 और 25 इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चा, 60 हो जाएगा। और 60 में 17 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 77 आएगा। और 77 अगर हम हटा देंगे तो बाकी हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, बाकी वैल्यू हमारे पास बचेगी बच्चा 23%। बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 23% बचेगी। तो दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 23%। और वो हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। नन ऑफ दीज हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। अच्छे से ध्यान से समझ लेना, 35 में 5 जोड़ेगा, 40 में 20 जोड़ेगा, 60 में 17 जोड़ा कितना, 77। और 77 जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको हमें 100 से क्या करना है, माइनस, तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। और ये कौन से होंगे, बोथ पास होंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुराना जो क्वेश्चन, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमने किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, जस्ट उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, रिवाइज्ड किया है। आप ऐसा ही समझ सकते हैं, केवल तीसरा वाला जो एग्जाम्पल था उसको। चलो बच्चा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आगे, एग्जाम्पल नंबर 26। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 26 आपके सामने आने वाला है, जल्दी से इसको देखेगा और फिर हम लोग देखते हैं जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, सो फिर से बेसिक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को पढ़ लो। इसका मतलब वेन डायग्राम तो हमें बनाना ही बनाना है। ठीक है, इसका मतलब वेन डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। क्या कहा, देखो यहाँ पे पास्ड दिया, 66% पास्ड हुए हैं मैथमेटिक्स में, 58% पास्ड हुए हैं किसमें, इंग्लिश में, और कहा 20% स्टूडेंट फेल्ड है दोनों सब्जेक्ट में। अच्छा, अब देखो यहां की कहानी बच्चा थोड़ी सी अलग अलग है। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स है। पहला जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। लेकिन यहां पर एक कहानी में ट्विस्ट है, और कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट है कि जो दोनों वाली वैल्यू हमें दी है, कितना प्रतिशत दिया है, 20%। दोनों की जो वैल्यू दी है 20%, ये हमें दिया है फेल का। ये किसका डेटा है, फेल का डेटा है। लेकिन जो यहां का डेटा दिया और जो यहां का डेटा दिया वो हमें किसका दिया है, पास का दिया है। तो ध्यान रखना, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारा कॉमन का डेटा है, बाकी डेटा को भी आपको उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन डेटा में अगर फेल दिया है तो सारी वैल्यू को आप फेल में कन्वर्ट करना, अगर मोस्ट कॉमन डेटा में पास दिया है तो सारी वैल्यू को पास में कन्वर्ट करना। इस बात को ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत कर जाओगे। फिर से सुन लो,
अगर सभी जगह पास है तब कोई दिक्कत नहीं, सभी जगह फेल है तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहां कुछ जगह पास हो और कुछ जगह फेल हो तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि जो सबसे कॉमन वाला डेटा है वो किस में दिया। तो सबसे कॉमन वाला डेटा फेल में दिया, इसका मतलब बाकी को भी फेल में कन्वर्ट करोगे, और सबसे कॉमन वाला अगर पास में दिया तो बाकी सबको भी किस में कन्वर्ट करोगे, पास में कन्वर्ट करोगे। तो देखो कैसे, अगर बच्चा यहाँ पे 66% लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो बाकी जो बचे किस में, मैथ्स में, वो क्या हुए होंगे, वो हुए होंगे पास, सॉरी फेल हुए होंगे। तो 66% अगर फेल है तो बताओ पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 34% पास आएगा। देखो 66 में 34 जोड़ दो, क्या आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गए, मैथ्स में 34% आ गए फेल। ऐसे ही आ जाते हम लोग इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में उन्होंने बताया कि 58% लोग क्या हैं, 58% पास हुए, इसका मतलब 42% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। 42% बच्चा क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब आप देखो ये फेल, ये फेल, ये फेल, पूरा क्वेश्चन पिछले दो क्वेश्चन जैसा बन गया। आप कहोगे हाँ बस सॉल्व कर दो। देखो मैथ में टोटल कितना रहा है, 34, 20 आ चुका है, मतलब कितना और बाकी है, तो आप कहोगे सर 14 और बाकी है। कितना और बाकी है, 14 और बाकी है। इंग्लिश में आना है 42, 20 आ चुका है, मतलब कितना और बाकी है बच्चा, 22 और बाकी है। कितना बाकी है, 22 और बाकी है। और पूछा क्या है, देखो फिर हमसे पास्ड इन बोथ पूछा है। तो बस अब आपको पता है कि अगर हमें पास्ड इन बोथ निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल फेल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल फेल। तो निकालते हैं। देखो 14, 20 और 22, तो 20 और 22 कितना हो गया, 42। 42 में बच्चा 14 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 56। तो यहाँ पे टोटल फेल आ रहे हैं 56%। कितना आ रहा है, 56%। इसका मतलब बच्चा जो पास इन बोथ होंगे, जो पास इन बोथ होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सब पास इन बोथ हो जाएंगे 44%। कितना हो जाएंगे, 44%। और ये किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बच्चा क्या बन जाएगा, हमारा सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई होगी ये बात। चलो बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आगे। देखो एक बार अगर आपने समझ लिया ना तो फिर आपके लिए चीजें बच्चा क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। एक बार अगर समझ लिया तो फिर चीजें क्या है, आसान है। ठीक है, तो 27वें नंबर का क्वेश्चन हमें करना है। 26 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, ये है आपके सामने 27वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा ये तो हमें ऐसे ही लग रहा है, चलो ये ऐसे ही है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सभी लोग इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। बिल्कुल जो अभी मैंने पिछले आपको 3-4 क्वेश्चन कराए हैं उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किसमें आ जाएगा, ऑफलाइन सॉरी गृह कार्य में आ जाएगा। और 28वां क्वेश्चन भी शायद ऐसे ही है, उसको भी मैं होमवर्क में ही देता हूं, 29वां कराऊंगा आपको। चलो बिल्कुल 28वां भी क्वेश्चन ऐसा ही है, ये भी आपके होमवर्क में रहेगा। तो 27वें नंबर का क्वेश्चन और 28वें नंबर का क्वेश्चन, ये बच्चा दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहने वाले हैं, तो इनको होमवर्क में डाल लीजिएगा। इसके बाद जो 29वें नंबर का क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो 29वें नंबर का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो पुराने वाले से थोड़ा सा क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो। इन्होंने कहा कि एक परीक्षा में 1000 लोग अपीयर्ड हुए, जिसमें से 275 स्टूडेंट पास होते हैं किसमें, फिजिक्स में, 320 पास होते हैं किसमें, केमिस्ट्री में, 350 व्यक्ति पास होते हैं किसमें, मैथमेटिक्स में। तो अब देखो यहाँ पे 3 गोले आ गए। अभी तक क्या था, हमारे पास केवल 2 गोले थे, अब कितने हो गए, 3 गोले हो गए। तो बच्चा अगर 3 सर्किल हैं तो आपको घबराना नहीं है। 3 सर्किल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बनाना कैसे होते हैं। तो देखो ये तरीका है 3 सर्किल बनाने का। 3 जो सर्किल बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, तो सही सही बनाना। सबसे पहले तो पहला सर्किल किसका है बच्चा, फिजिक्स का। पहला जो सर्किल है वो किसका है, फिजिक्स का है। ठीक है, पहला सर्किल मैंने यहाँ पे लिख दिया फिजिक्स का। अगर हम लोग दूसरे सर्किल की बात करें तो दूसरा सर्किल किसका हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। दूसरा सर्किल जो है वो किसका हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चा मैंने केमिस्ट्री लिख दिया। और अगर हम लोग तीसरे सर्किल की बात करें तो तीसरा सर्किल यहाँ पे किसका हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया। तीसरा सर्किल यहाँ पे किसका हो गया, मैथ्स का हो गया। तो ये तीनों सर्किल हम लोगों ने क्या कर लिए, यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हमें 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ना है और फिर इसका क्या करना है, आंसर करना है। तो एक बार आप लोग पढ़ो और इस जो ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिया है, इस डायग्राम के अंदर इनकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। ठीक है,
और फिर मैं देखता हूं कि कौन सबसे पहले बना पाता है। डायग्राम तो मैंने बना दिया, क्वेश्चन को पढ़ो और मैं देखता हूं कि आप इसको सही से समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। अगर 2 वाला आपने सही समझा है तो इसका मतलब तीसरा वाला भी आप क्या कर लोगे, अच्छे से सही कर लोगे। चलो करो जल्दी से। चलो बच्चा, तो इसको जल्दी से आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सबसे पहले ये बात ध्यान से समझना, जब आप पहली लाइन पढ़ोगे यहाँ पे कहा गया 275 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स। देखो लिखा ना 275 पास्ड इन फिजिक्स। यहाँ पर ओनली फिजिक्स नहीं लिखा। अगर ओनली फिजिक्स लिखा होता तो यहाँ पे आप 275 तुरंत लिख देते, तो ऐसा नहीं लिख पाओगे। तो देखिए मैं यहाँ पे साइड में सारा डेटा लिख देता हूं। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो इन्होंने कहा 275 लोग हैं। अगर मैं बात करूं बच्चा केमिस्ट्री की तो कितना कहा, 320 स्टूडेंट है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैथमेटिक्स की तो मैथ्स में कितने हैं, तो इन्होंने बताया कि मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स में है 350। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स से फिजिक्स होगा और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होगा। ये सारा डेटा हमें दिया होगा। इस डेटा को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं और फिर आपको बताता हूं सॉल्व करना कैसे है। तो अगली वैल्यू में हमें कितना दिया है, 84 दिया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग केमिस्ट्री और मैथ का बात करें तो 60 लोग दिए हैं, 50 लोग दिए हैं मैथ्स और फिजिक्स में। मैथ्स और फिजिक्स में कितना है, 50 है। और इसके बाद अगर हम लोग तीनों में बात करें तो तीनों में कितना है, 34। तीनों में कितना है, 34 है। अब देखो आपको याद होगा मैंने कहा था कि इस तरीके का क्वेश्चन बच्चा कभी भी आएगा। ठीक है। तरीका क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मोस्ट कॉमन डेटा से स्टार्ट करना है और इस डायरेक्शन में क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। मोस्ट कॉमन डेटा से स्टार्ट करके इस दिशा में हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब जल्दी से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जल्दी से क्या करते हैं बच्चा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 34। तो 34 हमने क्या किया, तीनों जगह लिख दिया। अगला वैल्यू किसका आना है, मैथ्स एंड फिजिक्स का। तो देखिए मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन रीजन ये हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहां पे मैंने डॉट डॉट लगा दिया, ये मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन रीजन है। इसमें कितनी वैल्यू आनी है, 50। अगर आप देखो तो कितनी अभी तक आ चुकी है, अगर आप देखोगे तो कितनी वैल्यू बच्चा आ चुकी है, तो आप कहोगे सर 34 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 34 वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब बच्चा कितनी और बाकी है, टोटल आनी है 50, जिसमें 34 आ चुकी है। तो कितनी और बाकी है, आप कहोगे सर 16 और बाकी है। कितनी बाकी है, 16 और बाकी है, लिख दिया। फिर अगला क्या है, केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉमन डेटा। तो देखो केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉमन डेटा ये है। इसमें कितनी वैल्यू आनी है, उन्होंने कहा 60। कितनी आ चुकी है, 34। मतलब कितनी और बाकी है, आप कहोगे सर 26 और बाकी है। ऐसे देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना आ रहा है, 84। 34 आ चुका है, मतलब कितना और बाकी है, तो आप कहोगे सर 50 और बाकी है। अगला डेटा है मैथमेटिक्स का, कितना 350। यानी मैथमेटिक्स में टोटल वैल्यू आनी है 350। देखो कितनी आ चुकी है, 34 और 16 कितना हुआ, 50। 50 और 26 कितना हुआ, 76। यानी कि 76 आ चुकी है। आनी है 350 और 76 आ चुकी है, मतलब कितनी और बाकी है, तो आप कहोगे सर 350 से 76 घटा दो। तो 350 से 50 गया तो 300 बचेगा। फिर हमें 26 और हटाना है। तो बच्चा जब 26 और हटाओगे तो कितना बचेगा, 274 बचेगा। कितना बचेगा, 274। तो लिख दिया यहाँ पे। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आना है 320। कितना आ चुका है, देखो 34 और 26 कितना हुआ बच्चा, 60। 60 में 50 जोड़ेगा कितना, 110। और 320 से अगर हम 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। कितना आएगा, 210। तो यहाँ पे हमने 210 लिख लिया। अब बचे ये वाली वैल्यू। तो देखो 34 और 16, 50, 50 और 50, 100 और 275 से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 175 बचेगा। ये पूरा डेटा आपने फिल कर लिया। वो जो भी पूछेंगे आप बता सकते हो। जल्दी से देखना है पूछा क्या है। उन्होंने कहा फाइंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डिडंट पास्ड इन द एग्जामिनेशन।
जो परीक्षा में पास नहीं हुए, परीक्षा में पास ना होने का मतलब फेल व्यक्ति, क्या निकालना है, फेल व्यक्तियों का परसेंटेज निकालना है। तो बच्चा देखो फेल तो तभी निकाल पाओगे जब आप पास्ड निकाल पाओगे, जब क्या कर पाओगे, पास्ड निकाल पाओगे। तो पास्ड कैसे आएंगे, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 175 प्लस 210 प्लस 274 प्लस में आएगा 16 या 50 ले लेते हैं पहले, 50 फिर 26 और फिर 16 और फिर 34, इन सभी को जोड़ोगे तो बच्चा ये वैल्यू मिलेगी आपको 785। कितना मिलेगा, 785, यानी कि कुल पास हो जाएंगे 785। तो बाकी जो बच्चे वो क्या होंगे, फेल होंगे। तो फेल कितने हो जाएंगे, 215। 215 बेटा क्या हो जाएंगे, फेल, क्योंकि कितने व्यक्ति थे, कितने स्टूडेंट थे, 1000। तो 1000 में से 785 घटा दो तो कितने बचे, 215। तो 215 और बटे में आएगा 1000 और इनटू में क्या आएगा, 100। तो जैसे आप ये करोगे क्या मिल जाएगा, फेल वालों का प्रतिशत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फेल वालों का प्रतिशत। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21.5। ठीक है, ये 21.5 अगर इस पे कर लो तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। 21.5% हमारा क्या बनेगा बच्चा, आंसर बनेगा। 21.5% क्या बनेगा, आंसर बनेगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, अच्छे से आपने समझा है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी इस सेशन में बच्चा हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे कल नए टाइप के साथ, जो होगा टाइप नंबर 3, जहां पर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे आपके किस पे, पॉपुलेशन पे। ठीक है, सो आई होप आपको मजा आया होगा सेशन में। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको सेशन, और जो 27 और 28वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है उसको सॉल्व करके बताना कि उसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।